फिर आगे चलें, आगे चलते हैं। तो आगे हमने बताया कि 1804 में जो है नेपोलियन ने एक नेपोलियन संहिता लाया और उसको नागरिक संहिता के नाम से भी जाना जाता है। दो चीज याद रखिएगा कि 1804 में जो है क्या है, नेपोलियन संहिता, नेपोलियन संहिता, क्योंकि ये नेपोलियन लाया था इसलिए इसके नाम पे ही बोला जाता है नेपोलियन संहिता, ठीक है। और इसी को जो है क्या बोला जाता है, नागरिक संहिता भी बोला जाता है, नागरिक संहिता बोला जाता है। तो इन सब चीजों को जो है आप याद रखिएगा। बाकी इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे ना, मैं आपको फिर से पीडीएफ अलग से, हालांकि ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे उसके बाद मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। मतलब आपको एक जो होता है ना किसी चीज का सार, क्या कहना चाह रहा है, क्या चीजें निकल कर आ रही, फैक्चुअल चीजें मैं आपको डाल दूंगा। और वो भी मैं बता दूंगा कि पिछले ईयर में कौन कौन से प्रश्न बने हैं ज्यादातर, ये सब चीजें मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। और टेलीग्राम मेरा जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्न और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी परीक्षा के दृष्टि से, अपना एक्सपीरियंस रहा है 2016 से मैं पढ़ा रहा हूँ इस फील्ड में, तो काफी जो भी मेरा अनुभव रहा है मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। चलिए नेपोलियन संहिता के बारे में जो है डिस्कस करते हैं कि 1804 में नागरिक संहिता आया, जिसे आमतौर पर नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है, ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। मतलब जो व्यक्ति को जन्म से विशेष अधिकार मिलते थे, अब उस विशेषाधिकार को यहाँ पर क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। और उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया, सुरक्षित कर दिया। अब बताया, उसने ये भी बताया इस नागरिक संहिता के हिसाब से कि कानून के समक्ष क्या है, बराबरी सबकी क्या रहेगी, बराबरी रहेगा। और इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू कर दिया गया। फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्र मतलब जिस पर ये कब्जा किया था, क्योंकि जब ये बताना कि इसका भी विचार में यही था, नेपोलियन के विचार में भी यही था कि जितना हमारा क्षेत्र ज्यादा रहेगा हम उतने ही शक्तिशाली रहेंगे। इसने जितने फ्रांसीसी नियंत्रण मतलब इसके अंतर्गत जितने भी क्षेत्र जिसमें कब्जा किया था उस पर भी इस नियम को क्या कर दिया, लागू कर दिया, ठीक है। अब प्रश्न आपसे बहुत पूछा जाता है कि 1804 के नेपोलियन संहिता के बारे में बताइए, क्या उसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए थे। तो ये प्रश्न आया है, आप प्रीवियस ईयर का प्रश्न देख लीजिएगा या आप जो है अनुसार पेपर खरीदते हैं उसमें ये प्रश्न जरूर आया है, 2 नंबर में आया है, इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये चीजें बनती हैं, ठीक है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। तो इसमें 1804 के नेपोलियन संहिता में क्या क्या चीजें आई कि पहला पॉइंट आप ये लिखिएगा कि इसमें जन्म से आधारित जो विशेषाधिकार थे समाप्त कर दिया गया। दूसरा पॉइंट क्या बनेगा, उसने कानून के समक्ष सबकी बराबरी कर दिया। और तीसरा पॉइंट क्या बनेगा, संपत्ति के अधिकार को भी क्या करें, सुरक्षित बनाया गया। और अगला जो है इस जो ये जो संहिता था, नेपोलियन संहिता था, इसका ये जो है फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों पर भी लागू कर दिया गया। बात समझ पा रहे हैं यहाँ तक। आगे है डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में भी नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को क्या कर दिया गया, क्या बना दिया, सरल बना दिया। और सामंतवादी व्यवस्था, इसको याद रखिएगा, जो जमींदारी व्यवस्था है, सामंतवादी व्यवस्था है, इसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो ये 1804 के जो अगर प्रश्न आ जाएगा 1804 के नेपोलियन संहिता या नागरिक संहिता के बारे में लिखिए, तो आप इन सब चीजों को लिखिएगा और जरूर ये पॉइंट जरूर डालिएगा कि सामंतवादी व्यवस्था को क्या कर दिया था, इस नेपोलियन 1804 के नेपोलियन संहिता के तहत क्या कर दिया, समाप्त कर दिया था। और किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से क्या कर दिया, मुक्ति दिला दिया, ठीक है। तो ये भी चीजें पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती है। शहरों में भी कारीगरों के लिए श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया। मतलब जो श्रेणी संघ मतलब जो भी ऐसे क्या था, वहां पर पहले सिस्टम क्या था कि जो कारीगर थे, जो लेबर रहते, श्रमिक वर्ग रहते थे ना, उनका भी एक संघ रहता था। तो संघ वाले जो चाहते थे वही उसको ही काम मिलता था, वही काम करना, वही मतलब जहां वो भेजेगा वही आपको काम करने जाना पड़ता था। और जिसको कहेगा उसी काम मिलता था, हर व्यक्ति को काम ही नहीं मिलता था। उसने क्या कर दिया, जो श्रेणी संघ का नियंत्रण था उसको भी क्या कर दिया, हटा दिया। अब जिसको जहां मन करेगा वही काम करेगा, कोई किसी का रोक टोक नहीं रहेगा। यातायात और संचार व्यवस्थाओं को भी सुधारा गया। किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए जो उद्योगपति थे उन्होंने नई नई आजादी जो है चखी थी। मतलब जो अब ये किसान थे, क्योंकि बहुत दिन से ये लोग गुलामी थे, आजादी मतलब जानते ही नहीं थे। भूदासत्व था इनके अंदर, कारीगर जो थे मजदूर वर्ग थे, और जो नए उद्योगपति, नए नए जो बिजनेस स्टेब्लिश किया था उन्होंने, उनको अब नई नई आजादी के स्वाद जो है चखने को मिला। उद्योगपतियों और खास तौर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक यह समझने लगे कि एक समान कानून जो है, एक समान कानून और मानक भार और नाप और एक राष्ट्रीय मुद्रा एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी के आवागमन में सहूलियत देगा। सही बात है। ऐसे जो मुद्रा अपने यूपी में चल रहा है, जो नाप तोल की प्रक्रिया अपने यूपी में है, वो तमाम जो हमारे राज्य हैं
पड़ोसी राज्य हैं या कोई भी राज्य है, पूरे भारत में जानते हैं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उन सभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में सभी नाप तौल की प्रक्रिया रहेगी, वही चलेगी, मुद्रा भी सेम रहेगी। उससे क्या होगा, बिजनेस करने में हम क्या सहूलियत मिलती है, वही चीज में कह रहा है। थोड़ा सा इसके ऊपर जो चित्र बना है उस पर थोड़ा सा नजर जो है डालते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिएगा, इसमें क्या किया गया है कि जर्मन चित्रकार थे जो है कार्ल कैस्पर फिट्ज द्वारा बनाए गए इस रंगीन चित्र का विषय था फ्रेंच सेनाओं द्वारा जैकबियन शहर पर क्या कहते हैं कब्जा कर लिया गया। एक शहर है फ्रांस का, उस पर क्या कहिए सरकार पर कब्जा किया गया है। अपनी नीली और सफेद और लाल पोशाकों से पहचाने जाने वाले फ्रांसीसी सैनिकों को दमनकारी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अच्छा, जब नेपोलियन आया था उसने सैनिकों को भी एक अलग ही रूप दिया था। उसने जो है सैनिकों को नीली टोपी, सफेद और लाल पोशाक से पहचाने मतलब ऐसा पोशाक दे दिया था कि आप सैनिक है तो आप ऐसा वर्दी उनको मिल गया, सिंपल सावधानी है। तो इस चित्र में जो है उन सैनिकों को जो है दमनकारी के रूप में दिखाया गया। यहाँ पर देखिए जो नीला नीला कपड़ा पहने हुए हैं यहाँ पे ब्लू कलर में, ये सब देखिए, ये सब क्या कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। जो एक किसान की गाड़ी बाएं से छीनते हुए किसान की गाड़ी है उसको छीन ले रहे हैं। तो आप इस यहाँ चित्र में देख रहे हैं किसान की गाड़ी है उसको क्या करते रहे हैं, छीन ले रहे हैं। छीन करके जो है महिलाओं को तंग कर रहे हैं। अब महिलाओं को भी तंग किया जा रहा है, यहाँ पे देख रहे होंगे सब महिलाएं हैं, उनको सब तंग किया जा रहा है, देख रहे होंगे आप साइड में। और किसान को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहे हैं और स्वतंत्रता की एक वृक्ष लगाई जा रही पट्टी जर्मन में लिखा गया है और उसका अनुवाद क्या है, हमें हमसे आजादी और समानता ले लो। यहाँ पर जो पट्टी बनी है इस पे कहा गया है जो जर्मन के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमसे आजादी और जो हमारा अधिकार है उसको क्या ले लो मुझसे। और यह मानवता का आदर्श रूप है। या फ्रांसीसियों के इस दावे पर व्यंग है कि जिन इलाकों पर वे जाते थे वहां राजतंत्र का विरोध करके मुक्तिदाता बन जाते थे, वो लोग राजतंत्र को खत्म कर देते थे। चलिए, ये चित्र है, चित्र खाली विशेष कोई महत्व नहीं है उसका, आप इतना समझिएगा। तो फ्रांसीसी क्रांति हुई उस समय जो उनका स्टेट जनरल की मीटिंग था 1889 में, जब बास्टल किला तोड़ करके वो लोग फ्रांसीसी क्रांति करते हैं, उसमें जो है क्या हुआ कि जो उनका स्टेट जनरल की मीटिंग होती थी, अब उसका नाम बदल के लोग क्या दे दिया, जनरल स्टेट रख दिया था। हालांकि बाद में जो है जो भी राजवंश था, राजतंत्र था, उसके जो भी नियम कानून थे, जो भी उनका संवैधानिक जो है अधिकार था, उसको छीन करके अब जनता के पास भेज दिया गया। उसके बाद धीरे धीरे बदलाव आया, जो राष्ट्रवाद की प्रक्रिया थी धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैलने लगी। उसके बाद तब वहां पे एक शख्स आता है नेपोलियन, और नेपोलियन का विचारधारा था कि अब हम क्या करेंगे, अपने क्षेत्र का विस्तार करेंगे, क्योंकि उसके दिमाग में था कि जब हम अपने क्षेत्र का विस्तार करेंगे तभी जो है हमें शक्तिशाली राष्ट्र उभर कर सामने आएंगे। बाद में जो है उसने नेपोलियन संहिता लाया, उसमें तमाम लोगों को अधिकार की बात की, सामंतवादी व्यवस्था को जड़ से खत्म किया। तो अब ये सब चीजें आ गई। उसके बाद नापतोल की प्रक्रिया जो भी था वो पूरे फ्रांस में एक जैसा कर दिया ताकि किसी व्यक्ति को नापतोल में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इससे क्या हो, जो कारीगर या मजदूर या नए उद्योगपति थे उनको बहुत सहूलियत मिला। अभी तक हमने इतना पढ़ा है, आगे देखते हैं। लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों के फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थी। शुरुआत में अनेक स्थान जैसे हॉलैंड हो गया और स्विट्जरलैंड हो गया, और साथ ही कई शहर जैसे ब्रुसेल्स, मेज, मिलान और वर्षा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वाले की तरह स्वागत किया गया। मतलब कई जगह लोग तारीफ भी किए, भाई देश स्वतंत्र, मतलब उनका देश स्वतंत्र हो चुका था, लोग तारीफ कर रहे हैं उनकी। मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र दुश्मनी में बदल गया। मतलब शुरुआत जैसे जब आजाद हुए तभी की बात है, बाद में जो है ये दुश्मनी का रूप ले लेता है। जब तक यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्था राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी, बढ़े हुए कर जो है क्या हुआ, धीरे बढ़ गया। सेंसरशिप की व्यवस्था लागू कर दिया गया। सेंसरशिप का मतलब होता है कि सरकार के मतलब जो इसमें गद्दी पर रहेगा, तो सरकार में रहेगा, उसके विरोध में आप कुछ नहीं बोल पाएंगे। ये सेंसरशिप लगा दी है कि मतलब अगर अच्छा भी सही भी चीज को अगर आप प्रकाशित करेंगे या बोलना चाहेंगे तो वहां पर आप बोल नहीं सकते, वही सेंसरशिप हो गया। बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना ने जबरन भर्ती, अब जो यूरोप को, और क्योंकि नेपोलियन के दिमाग में था कि हम क्षेत्र विस्तार करेंगे, और जब क्षेत्र विस्तार करेंगे तो यूरोप के जो और बाकी क्षेत्र थे उनको जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरदस्ती लोगों को भर्ती कराया जा रहा था। और हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों के लिए, फायदे के लिए कहीं ज्यादा नजर आने लगे। मतलब मिला जुला के आप इसका मैं रिजल्टेंट बताऊं तो पहले जब देश मतलब 1789, 90, 91 के आसपास लोग बड़े खुश थे क्योंकि उस समय जो है ये लोग ताजा स्वतंत्रता के चखे थे, स्वतंत्र हुए थे। बाद में धीरे धीरे क्या हो गया कि अब ये लोग अब अपनी नई पॉलिसी ला रहे हैं। उस पॉलिसी के दौरान इन्होंने कर को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। इन्होंने क्या किया, टैक्स को बढ़ा दिया, सेंसरशिप ला दिया,
कोई भी सरकार, कोई भी अच्छा भी चीज आप सरकार के फेवर में, विरोध में नहीं बोल सकते हैं। जो भी चीजें बोलना होगा सरकार के फेवर में बोलना होगा। जबकि यूरोप को जीतने के लिए अब ये लोग क्या कर रहे हैं, सेना, फ्रेंच जो है जबरदस्ती लोगों को शामिल भी कर रहे हैं, जबरदस्ती उनकी इच्छा के विरुद्ध जो है लोगों को जो है जबरदस्ती क्या विरोध किया भरा जा रहा है। अब इस जो लोगों में क्या होगा जो है विरोध उत्पन्न होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है कि नेपोलियन ने 1813 में लाइप्जिग की लड़ाई में हार कर फ्रांस लौटते हुए डाकिये के रूप में दर्शाया गया है। उसके झोले में गिरती हुई चिट्ठी पर उन भूभागों के नाम लिखे हैं जिन्हें वो क्या हो गया था, हार चुका था। मतलब ये ऐसा चित्र के माध्यम दिखा कि उस समय कोई सोशल मीडिया था नहीं कि पता चला नेपोलियन हार गया और दुख के साइड वाला इमोजी लगा दिया कि भाई मैं अब इस बार गया था लाइप्जिग की लड़ाई और वहां हार गया, अब फेसबुक पोस्ट कर दिए, लोग जान गए। कोई भी था नहीं उस समय। उस समय क्या था, चित्र के माध्यम से लोग अपनी प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करते थे। उस चित्र जो भी चित्रकार रहे होंगे उन चित्रकार ने इस नेपोलियन को भागते हुए दिखाया है। और क्योंकि वो 1813 में लाइप्जिग की लड़ाई जो है हार चुका था, और जो ये चिट्ठी गिर रही है उस चिट्ठी में ऐसे क्षेत्र का नाम दिया गया है जिनको जो है वो हार चुका था। बात समझ पा रहे हैं? इन चित्र को भी समझ गए होंगे आप लोग। आगे चलते हैं। अब आ गया यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। आगे देखते हैं इसमें क्या चीज चर्चा हो रही है। अभी तक हमने जो भी चीज ऊपर पढ़ा है उसमें जो बोर्ड परीक्षा में बार बार जो प्रश्न बनता है आपका, उसमें अभी तक एक ही प्रश्न बना है। एक तो जो है दो प्रश्न आपके बन गए हैं। एक तो आप यार इसको लिख कर रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे, ये थोड़ा सा देखिए। आपको 9th आप लोगों ने बहुत सीरियसली पढ़ा नहीं है, क्योंकि 9th जब सीरियसली पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि पता है कि 9th और 10th मिला जुला सरकार चलता है, तो 9th का बहुत सारा चीज प्रश्न इसमें भी आता है। 9th 10th एक साथ बहुत जरूरी है और 11th 12th एक साथ बहुत जरूरी है। तो बच्चे बोलते हैं 9th है चलो अभी बोर्ड एग्जाम होगा नहीं, चलो चलता है आगे 10th में अच्छे से पढ़ लेंगे, तो उनकी बहुत बड़ी भूल है। तो प्रश्न क्या बनता है, फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे, फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे, सामाजिक कारण क्या थे, आर्थिक कारण क्या थे, राजनीतिक का सब आप 9th में पढ़ चुके हैं पहले से। फ्रांसीसी क्रांति के कारण लिखने के लिए आ जाता है, ये प्रश्न बनता है। और दूसरा बनता है कि 1804 का जो नेपोलियन संहिता था, 1804 का जो नेपोलियन संहिता था उसके बारे में, उस संहिता में क्या क्या चीजें बताई गई, क्या क्या महत्वपूर्ण है, ये दो चीजें आपके बड़े वाले प्रश्न में बनता है। बाकी ऑप्शन तो ढेर सारे बन जाएंगे, जैसे निरंकुशवाद हो गया, जनमत संग्रह हो गया, एक नंबर में, तो ये सब चीजें आएंगे आगे। चलिए आगे दिया गया, अगर आप मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखें तो इसमें आपको वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसा कि आज है, जिन्हें हम आज जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं। तब वो राजशाहियों, डचियों और कैंटनों में क्या हुआ, बटे हुए थे। मतलब ये आज का कंपेयर उस समय से जो है कर रहा है। जिनके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र थे। पूर्वी और मध्य यूरोप में निरंकुश राजतंत्रों क्या थे, जो पूर्वी और मध्य यूरोप था तब वो निरंकुश राजतंत्रों के अधीन था, पर निरंकुश राजा थे, मनमानी काम करना। इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे, वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार ही नहीं मानते। जब लोग गुलाम रहेंगे वो क्या अपने आप को भागीदार मानेंगे, वो अपने आप को खुद ही समाज से ही कटे कटे महसूस करेंगे। आगे अक्सर वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे, विभिन्न जाति समूहों के सदस्य भी थे, उनकी जातियां अलग थी, अलग अलग भाषाएं थी उनकी, समाज कई अलग। अच्छा, उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला, ऑस्ट्रिया हंगरी पहले क्या था, अलग अलग था, अभी एक ही हो गया है। शासन करने वाला साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जन समूहों को जोड़ करके बना था। इसमें एल्प्स के टिरोल, ऑस्ट्रिया एंड सुडेनलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी जो है शामिल था। वहां पर इस छोटे छोटे इलाके हैं, राज्य हैं, उनकी बात कर रहा है कैसे उनके जातियां अलग अलग थी, कैसे कैसे अलग अलग धर्म में बटे थे। धर्म तो खैर ईसाई था, कैसे कैसे अलग अलग बोलियां की, अलग अलग भाषाएं थी, उन सब चीजों पर चर्चा कर रहा है। जहाँ के कुलीन वर्ग जर्मन भाषा बोलने वाले ज्यादा थे, और वहां पर इन जो क्षेत्र का नाम बताया जा रहा है, जैसे ट्रियोल हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, सुडेनलैंड हो गया और बोहेमिया हो गया, ये सब में जो है कुलीन वर्ग जो लोग थे, जो कुली मतलब ज्यादा पैसे वाले लोग थे, वो क्या बोलते थे, जर्मन भाषा का उपयोग करते थे। साम्राज्य में लाम्बार्डी और वेनेसिया जैसे इतालवी भाषी प्रांत भी शामिल थे। तो लाम्बार्डी और वेनेसिया जैसे जो थे, इसमें कौन सी भाषा बोली जाती है, इतालवी सभी उस समय बोली जाती थी। तो मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, बोली जाती थी। और हंगरी में आधे से लोग मैयार भाषा बोलते थे, तो ये मैयार भाषा याद रखिएगा, हंगरी में आधे लोग मैयार भाषा बोलते थे, जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। गालिशिया हो गया में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलते थे, जो गालिशिया है, पोलिश मतलब क्या है, आपका पोलैंड जो है, पोलैंड की भाषा जो है क्या है, पोलिश है। इन प्रभावशाली समूहों के अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग
अधीन अवस्था में रहते थे। जैसे उत्तर में बोहेमिया और स्लोवाक, कार्निवोला और स्लोवेंस, दक्षिण में क्रोएट तथा पूर्व की तरफ ट्रांसलिवेनिया में रहने वाले रोमन लोग थे। ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। जैसे अब यही एक देश है, अगर यहाँ पर जो है यहाँ पर रहने वाले अलग लोग हैं, यहाँ पर अलग जात है, इनका अलग कल्चर है, इनका अलग भाषा है, सबका अलग अलग है, तो क्या इनको एक करना आपके लिए पॉसिबल होगा? जैसे आप अपने एक फैमिली में ही ले लीजिए, अगर फैमिली में आपके 5-6 मेंबर हैं और सबके विचारधारा अलग है, तो क्या सभी विचारधारा वालों को एक साथ जोड़ना आपके लिए पॉसिबिलिटी होगी? थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ा मुश्किल होगा। तो वही चीज कर रहा है कि यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं फ्रांस में या यूरोप में, यूरोपीय आपके राज्य हैं फ्रांस के आसपास के, वहां पर लोग क्या है, विचारधारा सबकी अलग है, उनके बोली अलग है, सारी चीजें क्या है, अलग अलग है। तो अगर देखते हैं ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को क्या आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। ऐसे जब सबको एक साथ जोड़ना और राजनीतिक रूप से मजबूत करना, ये क्या थोड़ा सा मुश्किल था। इन तरह तरह के समूहों को आपस में बांधने वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति सबकी क्या थी, निष्ठा थी। सब केवल अपने सम्राट जो थे, जो उनके राजा थे, उनके प्रति उनकी निष्ठा जो है बहुत अच्छी थी। बाकी और किसी माध्यम से ये लोग एक दूसरे से जुड़े नहीं थे। ठीक है, आगे यहाँ पर कुछ जो है आपके फैक्ट्स दिए गए हैं, उन पर चर्चा करते हैं। प्रश्न भी बनता है, जो है आपके ऑप्शनल नंबर जो है काफी बनने के चांसेस रहते हैं, थोड़ा सा इस पर जो है गौर करिएगा आप लोग। जैसे 1797 के डेट दिया गया है नेपोलियन का इटली पर हमला, मतलब नेपोलियन ने इटली पर 1797 पर जो है हमला किया था और नेपोलियाई युद्धों की शुरुआत हुई थी। मतलब अगर प्रश्न आपसे कोई पूछता है कि नेपोलियन के जो युद्ध शुरुआत किससे हुआ था, तो 1797 से नेपोलियन ने अपने युद्धों की शुरुआत की थी और पहला युद्ध जो उसने किसने किया था, इटली पर किया था। आगे जो प्रश्न बनेगा 1814 से 15 में नेपोलियन का क्या हो गया, पतन हो गया। तो आपको पता है वाटरलू के युद्ध में जो है नेपोलियन क्या हुआ था, हार गया था और वियना की शांति समझौता हुआ था। और वियना के शांति समझौते में या वियना कांग्रेस भी लिख के आता है 1815 में जो हुआ था। इसमें ये भी प्रश्न बार बार बन के आता है कि कौन से संधि के तहत सभी क्षेत्रों को उनके राज्य, मतलब जो क्षेत्र कब्जा किया था नेपोलियन, वापस कर दिया गया। तो आप क्या बताएंगे, वियना शांति संधि के तहत जो है, जो भी नेपोलियन ने कब्जा किया था सभी क्षेत्रों उनके वापस कर दिए गए, सभी राजा को। और बाद में वापस से फिर से फ्रांस में राजवंश जो है, राजतंत्र फिर से आ गया था। 1821 का डेट दिया गया, यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ था। यूनानी जो स्वतंत्र थे, 1848 का एक डेट दिया गया, फ्रांस में फिर से वापस से क्रांति होती है। हमने बताया 1789 में फिर से क्रांति हुई और फिर जो है 1897 में 1797 में नेपोलियन ने युद्ध स्टार्ट किया इटली से। उसके बाद जो है 1804 में नेपोलियन संहिता आया। उसके बाद 1813 में जो है 1815 में वाटरलू के युद्ध में हारा और 1800 वाटर के युद्ध में फिर से वियना के युद्ध जब हार गया तो वियना की संधि हुई। और उस वियना की संधि में बताया गया सबको, सबके क्षेत्र को वापस कर दिया जाएगा। उसके बाद तब जाके फिर से फ्रांस में राजतंत्र आ गया है और राजतंत्र वापस में फिर 1848 में फिर से यहाँ पे क्रांति होगा, फिर जो है फिर से यहाँ पे गणतंत्र या लोकतंत्र आएगा। आर्थिक परेशानी से ग्रस्त कारीगरों, औद्योगिक मजदूरों और किसानों की बगावत। अब मध्यम वर्ग जो है क्या करें, जो तीसरे स्टेट है, तीसरा स्टेट बताया ना, तीसरे स्टेट में जो है मध्यम वर्ग के लोग आते थे, तीसरे स्टेट वाले अब क्रांति करेंगे, तब जो है यहाँ पर जो है फिर से लोकतंत्र आएगा। मध्यम वर्ग संविधान और प्रतिनिधित्व सरकार के गठन की मांग करता है। इतालवी, जर्मन, मैग्यार, सब भाषा बोलने वाले क्षेत्र है। इतालवी, जर्मनी, मैग्यार, पोलिश, पोलैंड बोलने वाले, चेक आदि राष्ट्र राज्यों की मांग करने, ये लोग अलग अलग से राज्य अपना मांग करने लगते हैं। बाद में जो है हालांकि इनका एकीकरण भी होता है। 1859 और 70 में जो है इटली का एकीकरण होता है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इटली का एकीकरण कब होता है और इटली का एकीकरण कैसे हुआ, ये भी प्रश्न आपसे आया हुआ है बड़े वाले में। और 1866 और 71 के बीच में जो है जर्मनी का एकीकरण हुआ है। अब ये भी प्रश्न आता है जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, किन किन व्यक्तियों का मेन योगदान रहा, ये भी प्रश्न आया हुआ है आपका। फिर 1905 में हैब्सबर्ग और ऑटोमन साम्राज्य में स्लाव राष्ट्रवाद का मजबूत होता है। ये लास्ट वाला छोड़ दीजिए, बाकी ऊपर के सारे चीजें आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। मैं इसको एक बार साफ कर देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, हालांकि आपके पास बुक होगा तो उसमें आप आसानी से चीजों को पढ़ सकते हैं, है ना। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए फिर आगे चलते हैं। आगे जो है हमारा आ गया है कि राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज का विचार कैसे उभरा।